नमस्कार बच्चों। आज हम लोग काले मेघा पानी दे पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे काले मेघा पानी दे पाठ के अध्ययन के तीसरे भाग में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पाठ के साथ के जो प्रश्न होते हैं वे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं बोर्ड के दृष्टिकोण से, और पाठ का जो बोध होता है उस बोध पर आधारित ये प्रश्न होते हैं। और अगर इन प्रश्नों पर आपकी पकड़ सही ढंग से बन जा रही है तो आपको बोर्ड में पाठ से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न को करने में कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहला प्रश्न है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? दो प्रश्न है इसमें। पहला तो यह कि मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। पिछले भाग में पाठ का अध्ययन करते हुए इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है कि मेढक मंडली कौन से लोग कहते थे और क्यों कहते थे। जिन लोगों को इन बच्चों से, इन किशोरों से चिढ़ थी, जो लोग इन बच्चों की हरकतों को अंधविश्वास मानते थे, इनका नंग धड़ंग होकर के गली गली घूमना, शोर शराबा करना, कीचड़ में लौटना, जिनको यह पसंद नहीं आता था, वे लोग इनकी हरकतों के आधार पर इन्हें मेढक कहते थे और इस मंडली को मेढक मंडली का नाम देते थे। बहुत साफ है। इंद्र सेना स्वयं जो ये बच्चे थे, जो ये किशोर थे, वे अपने आप को इंद्रदेव की सेना कहते थे। उनका मानना था कि वो इंद्र भगवान के सेना है और उनके इस कृत्य से ये जो पानी मांग रहे हैं गली गली घूम करके, ये पानी इंद्रदेव के लिए मांग रहे हैं और ऐसा करने से बारिश होगी और जो सूखे के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, लोगों के जीवन में निराशा व्याप्त है, वो निराशा दूर होगी। तो खुद के सम्मान के लिए ये लोग अपने आप को इंद्रदेव की सेना कहते थे। और वे लोग भी इंद्र सेना कहते थे जो इन लोगों का समर्थन करते थे और जिन लोगों का अटूट विश्वास था इस तरह की परंपराओं में, वे लोग इनको इंद्र सेना कहते थे। ठीक है, तो बहुत सदा हुआ उत्तर है और इन्हीं बिंदुओं पर आपको केंद्रित होकर के इस प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। आप इन बिंदुओं को लेकर के अपने शब्दों का प्रयोग करके सहजता और सरलता के साथ इसका उत्तर लिखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर बोर्ड में यह पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है कि जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर यह प्रश्न आता है, अक्सर आता है। और इसमें एक और भी जोड़ देता है, बोर्ड में जब पूछा जाता है तो एक प्रश्न और जोड़ दिया जाता है कि जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से सही ठहराया। क्या आप उनके तर्क से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो तर्कपूर्ण विवेचना करिए और अगर नहीं सहमत हैं तो क्यों नहीं सहमत हैं। बच्चों, कोई भी उत्तर जब लिखते हैं ना तो उसमें कुछ तर्क होता है। जैसे अगर आपने कहा कि हम सहमत हैं तो क्यों हैं, और अगर आपने कह दिया कि सहमत नहीं है तो सिर्फ सहमत है नहीं कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे का जो तर्क है वो देना पड़ेगा। तो जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को एक बड़ा अच्छा प्रसंग आया है और पूरा का पूरा उसी प्रसंग में जैसा कि बताया गया कि पाठ का उद्देश्य निहित है। जो बात कहना चाहता है लेखक, वह बात इसी पैराग्राफ में, इसी गद्यांश में निहित है और यही बात तर्क की है, यही बात विचारणीय है। जीजी ने क्या तर्क दिया?
जीजी ने जब ये कहता है, लेखक कहता है कि नहीं ये अंधविश्वास है, और ऐसे समय में जब पानी की समस्या है, पानी की किल्लत है, तब घर में जमा पानी इनके ऊपर फेंकना ये सिर्फ कोरा अंधविश्वास है। और ऐसा कह करके पानी फेंकने से मना कर देता है, रूठ जाता है। और फिर जीजी उसको मनाती हैं, तर्क देती हैं, तर्क देते हुए उसको समझाती हैं। वो कहती हैं कि देख, ये जिसे तुम अंधविश्वास कह रहे हो, जिसे तुम पानी की बर्बादी कह रहे हो, ये पानी की बर्बादी नहीं, बल्कि यह तो जल का अर्घ्य है, यह तो जल का चढ़ावा है। ये इंद्रदेव को जल चढ़ाया जा रहा है, जिससे कि खुश होकर के, प्रसन्न होकर के इंद्रदेव बारिश करेंगे, मेघ छाएंगे और बारिश होगी। पहला तर्क। दूसरा तर्क उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, वो दान में विश्वास करती है, और तमाम जो संत महात्मा ऋषि मुनि हुए हैं, उन सभी ने दान को बहुत ऊपर माना है, सर्वोपरि माना है, और बढ़ चढ़ करके इसके महात्म्य को बताया है कि दान करना चाहिए और दान से ही कुछ मिलता है। तो जिसे तुम बर्बादी कह रहे हो, वो बर्बादी नहीं, वह जल का दान है। और दान हमेशा कीमती वस्तुओं का होता है। जो वस्तु आपके लिए दुर्लभ हो, जो वस्तु आपके लिए बहुत कीमती हो, जिससे बहुत लगाव हो, उसी का दान किया जाता है, उसी का त्याग किया जाता है। और बिना त्याग किए कुछ प्राप्त नहीं होता, ही हमारी संस्कृति है। तो एक दूसरा तर्क ये दे रही हैं। ये दोनों ही तर्क हमारे संस्कृति पर आधारित हैं। ये दोनों तर्क हमारे संस्कृति पर आधारित है। और तीसरा तर्क जो जीजी दे रही हैं, वो है तो पूरी तरीके से अवैज्ञानिक, लेकिन अब यहां पर विश्वास और आस्था की बात है। तीसरे में कह रही हैं कि देख, ये बर्बादी नहीं है। जिस प्रकार से एक किसान 30-40 मन गेहूं पाने के लिए, ढेर सारा गेहूं प्राप्त करने के लिए, वो क्या करता है, वो 2-4 सेर, 2-4-5 किलो गेहूं क्यारी बना करके, खेत की जुताई करके उसमें बो देता है, और फिर ढेर सारा गेहूं, ढेर सारा अन्न उपजता है। उसी प्रकार से यह जल की, यह पानी की बुआई है, जो हम लोग इसके ऊपर, इनके इंद्र सेना के ऊपर गिरा रहे हैं। ये थोड़ा सा पानी हम बोएंगे तो ढेर सारे बादल घुमड़ करके आएंगे, और चारों तरफ बारिश होगी, चारों तरफ हरियाली आएगी, जनजीवन खुशहाल हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ये 3 तर्क जीजी के हैं। अब जहां तक सहमत और असहमत होने का बात है, तो हम पूर्णतया या पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ऊपर के जो दो बात हैं, एक मान लीजिए चढ़ावा, जल का अर्घ्य है, चलो ठीक है, ये धार्मिक आस्था का विषय है। संस्कृति, वास्तव में भारत की संस्कृति दान को सर्वोपरि मानती है, और हमारी संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। पहले दो, फिर पाने की ख्वाहिश रखो। तो इस बात को तो हम बिल्कुल नहीं नकार सकते, क्योंकि योग का धर्म पर आधारित है, पहला तर्क। दूसरा संस्कृति पर आधारित है, लेकिन तीसरा तर्क पूरी तरीके से अवैज्ञानिक है, उसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि गेहूं की बुआई होती है तो वो जमीन में होता है, उसका अंकुरण होता है, उसमें जमीन में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, और उनको जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उन्हें लेकर के बीज अंकुरित होकर के फिर फसल, पौधा और फिर फल बनता है। पानी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इससे सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये बातें अवैज्ञानिक हैं। फिर भी बात संस्कृति का है, बात आस्था का है, बात विश्वास का है। तो आस्था और विश्वास का जहां पर विषय हो, वहां पर तर्क बहुत दूर तक नहीं चल पाता। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि यह वैज्ञानिक नहीं है। कहीं से भी विज्ञान के कसौटी पर इसको कसा नहीं जा सकता है, कहीं से भी ये खरा नहीं उतरता है। जल की बुआई ये संभव नहीं है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है?
पानी दे गुड़धानी दे। बच्चों, एक बात स्पष्ट है, बार बार आपको बताया गया, इस पाठ को पढ़ते समय कहा गया कि जो भारतीय कृषि है, हमारा भारतवर्ष के जो किसान हैं, वो किसान, उनकी किसानी, उनकी खेती, हमारी फसलें, सब कुछ मानसून पर निर्भर करता है, जलवायु पर निर्भर करता है। बहुत सी फसलें यहां पर ऐसी होती हैं जिनके लिए बारिश का होना आवश्यक है। अगर बारिश ना हो तो वो फसलें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उनको पानी ही चाहिए, उनको उस तरह का तापमान चाहिए, उनको वातावरण में उस तरह की नमी चाहिए। अब ऐसे में जब बारिश नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि फसलें नहीं होंगी। जब अनाज नहीं होगा, जब फसल नहीं होगा, तो गुड़धानी, जो कि गुड़ और चने से बना हुआ एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है, लड्डू है, कहां से बनेगा? न पानी होगी, न गन्ना होगा, न ईख होगा, न चना होगा, न धन धान्य होगा, तो लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। गुड़धानी क्या, कुछ भी नहीं खाने को मिलेगा। इसलिए वो गुहार लगा रहे हैं कि काले मेघा पानी दे। हम लोग बड़े उम्मीद से टकटकी लगा करके देख रहे हैं तुम्हें कि कब उन बादलों से झमाझम बारिश हो, धरती पर हरियाली आए, खेतों में फसलें लहलहाने लगें और हम लोग बड़े चाव से गुड़धानी का सेवन करेंगे, गुड़धानी खाएंगे। ठीक है? तो चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और हमारी कृषि मानसून पर आधारित है, मेघों पर आधारित है, इसलिए इस तरह की पुकार, इस तरह का गीत, इस तरह का खेल गीत इंद्रसेना द्वारा गाया जाता है। क्योंकि अगर मानसून नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी, तो कुछ भी नहीं होगा। पहले की हमारी व्यवस्था ऐसे ही टिकी होती थी। इस तरह की बाजार व्यवस्था या इस तरह की मुद्रा व्यवस्था या इतना पैसा नहीं लोगों के पास होता था कि अगर खेत में फसल ना भी हो तो कुछ खरीद लें। ग्रामीण जनजीवन पूरा का पूरा आश्रित होता था खेतों पर, जो खेतों में पैदा होता था वही खाते थे। ठीक है? तो इन्हीं बातों में से आप जो काम के पॉइंट्स हैं उनको निकाल करके इसका उत्तर अपने शब्दों में लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा कि क्यों ऐसा इस तरीके से कहा गया है। गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? बैलों के प्यासे रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? गगरी फूटी बैल प्यासा, यह जो खेल गीत है या यह जो पारंपरिक गीत है जो इस तरह के समय में और इस तरह के प्रपंच को करते समय लोग गाते थे, आपको पता होगा। बात देखिए, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हर प्रश्न एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से कोरिलेटेड प्रश्न है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पाठ को अच्छे से समझिए, और अगर एक दो प्रश्नों का सटीक उत्तर आपने दे लिया तो सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर वहीं से निकलता चला आएगा। फिर यहां पर वही बात कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारतीय ग्रामीण जनजीवन पूरा का पूरा खेती पर निर्भर करता है, फसलों पर निर्भर करता है, एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है। और ग्रामीण जीवन में खेती किसानी का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था बैल। बिना बैल के, बिना पशु के खेती संभव नहीं होती थी। उन्हीं के द्वारा खेतों की जुताई होती थी, इसके बाद खेतों में बीज पड़ता था, फिर फसलें लहलहाती थीं और घर धंधाने से भर जाता था। अगर वो बैल प्यासे रह जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि मनुष्य का जीवन जब मानसून पर आधारित है, हमारी जब खेती मानसून पर आधारित है, तो बैल भी तो हमारे ऊपर ही निर्भर करते हैं। जब खेतों में फसल नहीं होगी, जब तालाब गड्ढे सब सूख जाएंगे, तो बैल भी प्यासे रह जाएंगे और उनका भी पेट नहीं भरेगा। इसीलिए इस तरह का गीत गाते हैं, गगरी फूटी, मतलब जो बेतहासा गर्मी के कारण और पानी की कमी के कारण जो स्थिति हो जाती है, जो पात्र हैं हमारे, वो सूख जाते हैं, वो फूटने लगते हैं।
इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि देखो, अब तो गगरी भी फूट गई और बैल भी प्यासा है, इसलिए हे काले मेघा बारिश करो, बरसो। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। बहुत आसान है, बस समझिए और समझ करके अपने शब्दों में उत्तर को फ्रेम करिए, लिखिए, छोटे छोटे वाक्य बनाइए, लिखिए, उन शब्दों का प्रयोग करिए जो आप समझते हैं, जो आपको सहज लगता है। बस सही शब्दों का प्रयोग करिए, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करिए और सही बिंदुओं को रखिए, उत्तर तार्किक दीजिए। अपने आप आपको अंक मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? अच्छा प्रश्न है। इंद्र सेना, आप सबको पता है कि गंगा हमारे संस्कृति का आधार है, गंगा हमारे जनजीवन की आधार है, इसीलिए गंगा को मां कहा जाता है। और आप देखिए कि भारतवर्ष की जो समृद्ध संस्कृति रही है, जो समृद्ध सभ्यताएं रही हैं, और आज भी जो भारतवर्ष के बड़े शहर हैं वे गंगा के किनारे बसे हुए हैं। उत्तर भारत के कृषि का आधार ही, यहां की जो उपजाऊ मिट्टी है उसका आधार ही गंगा है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गंगा को अत्यंत पवित्र माना जाता है, उनको मां माना जाता है, उनके प्रति लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है, लोग उनकी पूजा करते हैं। इसलिए लोगों को जोड़ने के लिए इंद्र सेना गंगा मां का जयकारा लगाते हैं, क्योंकि गंगा के प्रति लोगों की आस्था है, बहुत आस्था है। और गंगा हमारे अर्थव्यवस्था की आधार है, हमारे कृषि की आधार है। आपको पता होना चाहिए कि गंगा यमुना का जो दोआब है ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, और गंगा हर वर्ष बहुत ही उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती हैं, और उसी उपजाऊ मिट्टी से हमारी भूमि, हमारे खेतों की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ती है और वो उपजाऊ बनती है। अब रहा सवाल नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है, तो गंगा को ही नहीं बल्कि जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों के प्रति भारतवर्ष में, हमारे संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उनके प्रति आस्था है। और नदियों को इसीलिए, सभी नदियों को मां कह करके पुकारा जाता है, क्योंकि नदियों से जो भूमिगत जल होता है, जल का जो स्तर होता है वो बरकरार रहता है। साथ ही साथ नदियां उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती हैं, नदियों से नहरें भी निकलती हैं। तो नदियां कहीं ना कहीं हमारे कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अत्यंत उपयोगी हैं। और आप देखेंगे कि जितने भी आप, चाहे वो बात हरिद्वार की हो, ऋषिकेश की हो, काशी की हो, प्रयागराज की हो, ये जितने भी बड़े शहर और जितने भी धार्मिक नगरी हैं ये गंगा के किनारे बसे हुए हैं, नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो हमारी सभ्यता का विकास हुआ, तमाम संस्कृतियों का जन्म हुआ नदियों के माध्यम से। तमाम धार्मिक मेले लगा करते हैं, प्रयागराज में तो कुंभ लगता है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। इसको तीर्थराज कहा जाता है क्योंकि 3 नदियों का संगम है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हमारे संस्कृति का आधार है नदियाँ, समाज को जोड़ने का काम करती हैं नदियाँ, और हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करती हैं नदियाँ। नदियों का प्रभाव बरसात पर भी बहुत ज़्यादा होता है, बादलों पर भी बहुत ज़्यादा होता है। नदियों के जल के कारण ही भूमिगत जलस्तर बरकरार रहता है। तो नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में बहुत महत्व है। नदियों को धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्व है और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बाद पाठ के 7 का जो अगला प्रश्न है
रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, विचारात्मक प्रश्न है, सोच कर लिखने का प्रश्न है। और पाठ का प्रतिपाद्य बताते समय साथ ही साथ पाठ का जो मूल बताया उसमें भी इस पर चर्चा हुई थी कि जो रिश्ते होते हैं हमारे, कहते हैं ना कि विश्वासों का जंगल, बहुत सामान्य भाषा में समझिए इसको कि जहां पर बात विश्वास की हो, जहां पर बात आस्था की हो, जहां पर बात रिश्तों की हो, वहां पर भावनाएं प्रबल होती हैं, बुद्धि नहीं। बुद्धि सर्वदा शुष्क होती है, बुद्धि तर्क खोजती है, लेकिन भावना जो आस्था है वहां पर तर्क नहीं। जो भावना है वहां पर हमें किसी प्रकार के तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। रिश्तों में हम तर्क नहीं कर सकते हैं, बल्कि भावनाओं के माध्यम से हमें उसको समझना पड़ता है और तर्क हमारा पीछे होने लगता है। यही स्थिति होती है लेखक के साथ, क्योंकि आपने देखा कि जब जीजी तर्क देना शुरू करती हैं तो उनके अटूट विश्वास और आस्था में कहीं ना कहीं जो लेखक का वैज्ञानिक तर्क है वह तर्क पीछे होने लगता है। बुद्धि पीछे हटने लगती है और भावना प्रबल होने लगती है, भावना ऊपर आने लगती है। और यही कारण है कि बहुत से काम को अंधविश्वास मानने के बावजूद भी लेखक जीजी के हर आस्था और विश्वास से भरे कृत्यों और कर्मकांडों में बढ़ चढ़ करके भाग लेता था, उनका सहयोग करता था, क्योंकि रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं। रिश्तों में जो प्रेम का रस होता है, उस प्रेम के रस से सिक्त होकर के हमारी जो तार्किक बुद्धि होती है वो दब जाती है, और जो हमारी भावनाएं होती हैं वो उमड़ने लगती हैं, वे घुमड़ने लगती हैं। जब भावनाओं की बात आ जाए, जब विश्वास की बात आ जाए, तो सत्य और तर्क की राह तलाशना वैसे ही मुश्किल होता है जिस प्रकार से जंगल में राह खोजना। बहुत बढ़िया यहां पर उदाहरण दिया है कि विश्वासों के जंगल में सत्य को राह खोजती हमारी बुद्धि। जंगल में राह खोजना कितना मुश्किल होता है, कुछ पता चलता है कि राह किधर जाएगा। उसी प्रकार से रिश्तों में, भावनाओं में जहां प्रेम भरा हुआ है, जहां प्रेम का रस बह रहा है, जहां पर आस्था की बात हो, जहां पर विश्वास की बात हो, वहां पर तर्क और विज्ञान की घुसपैठ मुश्किल होती है, वो पीछे हो जाता है और भावनाएं आगे हो जाती हैं। यही बात बताने का प्रयास यहां पर लेखक धर्मवीर भारती जी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि काले मेघा पानी दे पाठ, उसका प्रतिपाद्य, उसका मूल, उसका सारांश, उसके महत्वपूर्ण गद्यांश और ये बोधात्मक प्रश्न आप अच्छे ढंग से समझे होंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ यह भी उम्मीद कर रहा हूं कि इस बहस के बाद, इस चर्चा के बाद आप स्वयं के शब्दों में इसके सहज और उपयुक्त उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए हितकारी होगा, लाभप्रद होगा। बहुत बहुत शुभकामना।